दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6 इसका अध्याय 8 जिस अध्याय का नाम है हमारा राज्य बिहार। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर को करेंगे। उससे पहले इस पाठ को सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसका हम प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम ही है हमारा राज्य बिहार, तो इस पाठ में हम लोग बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढे। ये हमारा भारत का नक्शा है, इसमें देखिए बिहार कहाँ पे, तो यहाँ पे है। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। तो अगर बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी क्या हो जाएगा, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद देखिए, सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ती है। जो यहाँ की जो सड़क है और रेल लाइनें हैं अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद हम लोग बिहार की प्रशासनिक सीढ़ियाँ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुरुजी ने बताया, क्या बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। जो बिहार राज्य है उसको कितने प्रमंडलों में, तो 9 प्रमंडलों में तथा कितने जिलों, 38 जिलों में बांटा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि एक जो प्रमंडल होता है उसमें कई सारा जिला होता है, कई सारे जिलों को मिलाकर प्रमंडल बनता है। और जिलों में क्या होते हैं, अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। प्रखंड कहाँ होते हैं, तो अनुमंडल में होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे प्रखंडों की संख्या अगर बात करें तो 500 कितना है, 34 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। जो प्रखंड होता है किससे मिलकर बनता है, पंचायतों से मिलकर बनता है। उसके बाद हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु में क्या है, बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु है और पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। तो याद रखिएगा कि बिहार के जो पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो याद रखिएगा बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएँ होती है। पहला है ग्रीष्म, दूसरा वर्षा, तीसरा शीत। तो बिहार में मुख्यतः 3 ही प्रकार की ऋतुएँ पाए जाते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। अब हम लोग बिहार की गर्मी के मौसम के बारे में जानेंगे। रेशमा बोलती है, क्या बोलती है, जब हाट बाजारों घरों यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि गर्मी का मौसम आ गया है। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है जो जून तक पड़ती है। यानी मार्च से जून तक के जो महीना होता है गर्मी का महीना होता है। इस दौरान धूल भरी तेजी हवाएं आंधियाँ चलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान की अगर बात किया जाए गर्मी में तो औसत तापमान बिहार की जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग बिहार का वर्षा मौसम के बारे में जानेंगे। महेश बोलता है, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। जो वर्षा का जो मौसम होता है जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है, किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के भी खेती में काम करने का पर्याप्त रोजगार मिल जाती है। अगर वर्षा मौसम की बात करें तो वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भी खेती में काम करने का जो है रोजगार का अवसर बढ़ जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियाँ अपने साथ बहुत सारी भारी मात्रा में मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को एक साथ लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इन कारणों से नदियाँ का पानी जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाता है। उसके बाद रोहित बोलता है, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। आपको पता है कि बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आता है। बाढ़ का मूल स्रोत की अगर बात किया जाए तो बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकाया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियाँ हैं, जिनका उद्गम जो है नेपाल में होता है।
तो आपको याद रखिएगा कि बागमती, गंडक, कमला, बकाया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि जो नदी है जिसका उद्गम कहाँ होता है, यानी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से सब नदियाँ निकलती है। पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बड़हिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र जो है वो सब्जी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। उसके बाद देखिए हम लोग जाड़ी के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुजी बात शुरू करते हैं, इससे पहले ही संजय बोल पड़ता है। क्या बोलता है? जाड़े में ठंडी पड़ती है, आपको पता है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने का सामान जो है जल्दी ख़राब नहीं होती है। और दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, ठंडे में हम लोग गर्म पानी पीते हैं, आपको पता है। अगर हम इन दिनों के तापमान की बात करें तो इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान जो है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता रहता है। प्राय दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। अब हम लोग बिहार की कृषि व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तो याद रखिएगा बिहार में किसकी खेती? तो धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है, यह हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। तो हमारा अगर प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ की बात किया जाए तो खाद्य पदार्थ जो है क्या है? चावल है। उसके बाद देख लीजिए वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू की खेती अधिक होती है। छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण के क्षेत्र में गन्ना। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि तंबाकू की खेती जो है बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में। छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना की खेती अधिक की जाती है तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी बनाई जाती है। गन्ना से चीनी और गुड़ बनाए जाते हैं एवं जूट से पाट का सामान बनाए जाते हैं। उसके बाद बिहार के वन के बारे में देखिए। बिहार में मात्र 7.27% भूभाग पर वन है। तो आप इसको याद रखिएगा कि बिहार में कितना 7.27% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जम्मू एवं बांका जिलों के भी कुछ हिस्सों में जंगल होते हैं। उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरायसा क्षेत्र बोला जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा किस क्षेत्र को सरायसा क्षेत्र बोला जाता है? तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली कि कुछ जो प्रखंड है उसमें तंबाकू उपजाया जाता है, जिसे हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? सरायसा क्षेत्र बोलते हैं। प्रतिवर्ष देश में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां से लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आपको पता है। पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे आपको याद रखने का चीज़ है कि जो आपका वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण जिला में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। उसके बाद रोहतास जिले के कैमूर अभ्यारण्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैमूर अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? तो रोहतास जिले में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और नालंदा जिले के राजगीर अभ्यारण्य। तो राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो नालंदा जिले में है। और गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे जवाब दीजिएगा कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। खड़गपुर की पहाड़ी के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य। तो पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो खड़गपुर के पहाड़ी के बीच में अवस्थित है। उसके बाद हम लोग बिहार की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है, यानी भारत देश में प्रत्येक 10 वर्ष पे एक बार जनगणना होती है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो आपको 10,40,99,452 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। बिहार में क्या है कि अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। और यहाँ कई बड़े नगरें भी है। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है।
इस नगर में लगभग कितना लोग, तो 25 लाख लोग रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस पाठ को सारांश के रूप में पढ़ लिए। अब इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर को करेंगे। यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न को दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प में से जो सही विकल्प होगा उसको हमको टिक आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो जो रबी फसल होता है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र कहाँ पे, पटना से पूरब में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ी है। तो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, तो सोमेश्वर जो पहाड़ी है वो आपका तराई क्षेत्र में है। तो 2 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। तो सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो वैशाली है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है। तो 3 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग पे टिक कर देंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो गन्ना उत्पादक जिले कौन है, तो आपका गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी है। तो इसलिए 4 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो हम लोग घ पे टिक कर देंगे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली जगहों को भरिए। तो 2 का पहला क्वेश्चन है, बिहार के डैश भाग पर वन का विस्तार है। तो अभी हम आपको पीछे पढ़ा 7.27, कितना, 7.27 भाग पर वन का विस्तार है। बिहार में डैश कुल जिले हैं। तो आपको पढ़े हैं कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कांवर झील डैश जिला में है। तो आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जो कांवर झील है वो आपको बेगूसराय, बिहार का एक बेगूसराय जिला है, बेगूसराय, वहाँ पे क्या है, कांवर झील स्थित है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य डैश की पहाड़ी में है। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, भीम बांध अभ्यारण्य जो है खड़गपुर की पहाड़ी में है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, खड़गपुर। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। तो इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, बिहार की चौहद्दी को लिखे। तो बिहार की चौहद्दी क्या है, आइए इसको कॉपी पे देखते हैं। तो लिखेंगे बिहार की चौहद्दी क्या है, उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार हम इसका आंसर को लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ताल क्षेत्र की विशेषताओं को वर्णन करें। तो ताल क्षेत्र की विशेषता क्या क्या है, देखिए, ताल क्षेत्र में किसी का घर नहीं होता है। जो ताल क्षेत्र होता है उसमें कहीं किसी का घर नहीं होता है। ताल क्षेत्र में केवल रबी की फसल ही होते हैं या बोए जाते हैं। बरसात में नदियाँ का पानी का बड़ा हिस्सा पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है। जो ताल क्षेत्र होता है वहाँ पे बरसात में नदियाँ का पानी जो होता है बड़े मात्रा में, बड़े हिस्से में पूरे इलाके में दूर दूर तक क्या होता है, फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य दिखाई देता है। इसे हम ताल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा मिलता है। यहाँ की मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की फसल बहुत अच्छी होती है। जो ताल क्षेत्र होता है वहाँ पे मिट्टी क्या होता है, दलदली होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे रबी फसल अच्छी होती है। इस क्षेत्र में दलहन की फसल अधिक मात्रा में होती है। तो जहाँ पे मिट्टी दलदली होती है वहाँ पे दलहन का फसल बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे ताल क्षेत्र की विशेषता था, हम इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरैसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और उनका क्या महत्व है। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास क्षेत्र न होकर पूरे इलाके का नाम है। जो आपका सरैसा क्षेत्र है यह किसी खास क्षेत्र न होकर पूरे इलाके का नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेतीबाड़ी का मतलब खेतों को साफ करके तंबाकू के पौधे लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारिक
के हाथों में बेचना। चूँकि सरासा इलाके का तंबाकू काफ़ी कड़कदार होता है, इसलिए बेचने वाले सरासा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है क्यों? इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है क्योंकि उत्तर बिहार में नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है। मिट्टी में चूने की अंश चला आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ भारी मात्रा में ईख की खेती होती है। एक बड़ा किसान अकेले 100 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं और किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें भी तैयार रहती है और उन्हें नगद पैसा भी मिल जाता है। इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। इस प्रकार आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्रारंभिक ज़रूरत क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाढ़ का पानी उतरते ही गांव की एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरत अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर रखकर सुरक्षित करना है। वे प्लास्टिक एवं फूस के कम चलाऊ छत और दीवारें बनाकर रहते हैं। घरों को छोड़कर तटबंधों पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छिड़ देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंडल के रूप में उपयोग करते हैं। ये सब जो है लोगों का प्राथमिक ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलनी पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से परेशान लोगों को अपने घरों को छोड़कर तटबंधों एवं सड़क पर रहने के लिए जाना पड़ता है। अपने मवेशियों को बचाने के लिए उसे उच्च स्थान पर ले जाना पड़ता है। बरसात में किसानों, गरीबों, मजदूरों पर अन्न, जल और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बरसात में अलग अलग जगहों पर जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है? इसका आंसर हो जाएगा, निम्न साधनों को अपनाकर बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। पहला साधन है, बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचना चाहिए। दूसरा है, अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर ले जाकर रखना चाहिए। उसके बाद अपने ज़रूरतों के सामान को पहले ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे, बाढ़ से बचने के लिए हमें भूमि अपरदन को रोकना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर उसे दिशा में बदलाव करना चाहिए।